हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे मैं चांदनी मूलचंदानी आपकी पेपर टू पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी आपके साथ यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करूंगी एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम यूजीसी नेट जेआरएफ या विद यूजीसी नेट इन योर करियर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे हिसाब से ना सिर्फ हमें जवाब देता है समस्याओं का, बल्कि हमें सही सवाल पूछने का भी मतलब सिखाता है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इनविजिबल है बट हर जगह है। हमारा दिन शुरू होता है सुबह, लेट्स से हम उठते साथ अपना जो है बिजली पंखा उसे बंद करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इन्वॉल्व्स पब्लिक पॉलिसी। रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और रोड पे ट्रैवल करते हुए हमें रोड्स की कंडीशन में पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस का एक ग्लिम्स मिल रहा है। हम अखबार खोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं। हम अखबार खोलते हैं और अखबार से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के अगर कोई सोशल मीडिया का पोस्ट करते हैं तो वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। हम बाहर जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं और दोस्तों के साथ आसपास के लोगों से मिल रहे हैं। इफ समवन आस्क मी अबाउट माय कास्ट, अबाउट माय रिलीजन, अबाउट माय लोकेलिटी, अबाउट माय रीजन, दैट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। सो इट इज इनविजिबल बट एवरीवेयर। So now coming to what is political science, we all know कि political science एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने 1689 में जॉन लॉक एक फिलोसोफर के पेन से मोनार्कियल रूल्स को हिला करके और संविधान लिखा, अमेरिका का, फ्रांस का। अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन लॉक। सो आपका सिलेबस भी इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बना है। क्या है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का सिलेबस, चलिए एक बार देखते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा कोट। द प्राइस ऑफ एपैथी टुवर्ड्स पब्लिक अफेयर्स इज टू बी रूल्ड बाय एविल मेन। प्लेटो, द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, बात करते हैं द प्राइस ऑफ अपैथी टुवर्ड्स पब्लिक अफेयर्स इज टू बी रूल्ड बाय एविल मेन। अगर हम पब्लिक अफेयर्स की तरफ, अगर हम लोक सेवा, लोक मुद्दों की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसका कॉस्ट क्या है कि हमारे ऊपर एक क्रूर शासक शासन करता है। सो बेसिकली अगर हम में से कोई भी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है या नहीं, वो बात करता है कि मुझे पॉलिटिक्स से परवाह नहीं, मुझे पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस नहीं करती, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसका प्राइस क्या है? उसका प्राइस है कि वी माइट बी रूल्ड बाय द एविल मेन। सो वी एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया नीड टू बी वेरी मच पार्टिसिपेटिव इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए अब खैर हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। आपके सिलेबस में यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स आपकी बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से पूरे सिलेबस को और पूरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बनाते हुए सिलेबस बनाया गया है। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है, यूनिट है, वो है पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट नंबर 1। पॉलिटिकल थ्योरी में आप दो तरीके के टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स और दूसरा आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। कॉन्सेप्ट्स में आप पढ़ोगे लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, राइट्स, जस्टिस, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप और अलग अलग फिलोसोफर्स, थिंकर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में आप पढ़ोगे। देन नेक्स्ट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिसमें विचारों में इज्म लग जाए, वाद। आपने उधर लिबर्टी पढ़ा, इधर पढ़ोगे लिबरलिज्म। सो योर सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 8 आइडियोलॉजीज। 8 आपकी आइडियोलॉजीज हैं आपके सिलेबस में। लिबरलिज्म यानी उदारवाद, कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद या अनुदारवाद, सोशलिज्म समाजवाद, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद। उसके बाद आती हैं आपकी कंटेम्प्ररी आइडियोलॉजीज यानी समकालीन विचारधाराएं। और ये जो 4 समकालीन विचारधाराएं हैं, ये समकालीन इसीलिए हैं क्योंकि इनका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ोगे फेमिनिज्म के बारे में, इकोलॉजिज्म के बारे में, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। मूविंग टू नेक्स्ट यूनिट, दैट इज पॉलिटिकल थॉट्स, जिसे आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स भी कहते हो। इसमें आप विचारकों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से विचारक? जैसे कि आप प्लेटो, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल आपके एंशिएंट ग्रीस को बिलोंग करते हैं। प्लेटो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर हम आते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में, जिसमें मैकियावली के बारे में पढ़ते हैं। मैकियावली को हम फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मार्क्स। मूविंग टू कंटेम्प्ररी समकालीन, जिनका महत्व आज भी है, ग्रामसी, जेएस मिल, मैरी वोल्स्ट्रोमक्राफ्ट, जॉन रॉल्स, हैना आरेंट। फिर उसके बाद इनके अलावा कुछ वेस्टर्न थिंकर्स नहीं हैं, बट वो भी इस यूनिट में हैं और इंडियन थिंकर्स नहीं हैं, नॉन इंडियंस हैं। दैट्स वाई हम
जनरली इन्हें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर ही रखते हैं। जैसे कन्फ्यूशियस चीन के हैं, एंशिएंट थिंकर है। माओ कंटेम्प्ररी, आज के चाइना की विचारधारा को प्रभावित करते हैं। फ्रेंस पेनन, फ्रांस या फिर अल्जीरिया हम कह सकते हैं, वहां के वो आपके अल्जीरियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है। हालांकि ही बिलोंग टू मार्टिनिक विच वाज अ फ्रेंच कॉलोनी, तो ये भी आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम आएंगे थर्ड यूनिट, दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। इसमें हम पढ़ेंगे एंशिएंट और मेडिवल थॉट्स के बारे में, जहां पे आप पढ़ोगे धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगनसुत, जियाउद्दीन बर्नी और कबीर के बारे में। मॉडर्न आईपीटी में ये सारे थिंकर आपको पढ़ने हैं, चाहे वो पंडिता रामाबाई हो, बाल गंगाधर तिलक हो, टैगोर, पेरियार, गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वी.डी. सावरकर, श्री अरबिंदो, मोहम्मद इकबाल या फिर आपके स्वामी विवेकानंद। ये सारे के सारे थिंकर्स रेपिटेटिव आपके एग्जाम में इनकी बुक्स, इनके थॉट्स, इनके लाइफ इवेंट्स क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, अनदर, वी हैव कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति की अप्रोचेस सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। फिर उसके बाद कोलोनियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनलिज्म और नेशनलिज्म की थ्योरीज आपको पढ़नी है। स्टेट थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। अलग अलग पॉलिटिकल रिजीम्स के बारे में पढ़ना है, जिसको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डेमोक्रेटिक रिजीम और नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में आपके सारे रिजीम आ जाएंगे, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, पॉपुलर डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और नॉन डेमोक्रेटिक में फासीवाद, फासिज्म, नाजीवाद, नाजिज्म, या फिर आप पढ़ते हो टोटलिटेरियन सिस्टम के बारे में, या फिर आप पढ़ते हो अथॉरिटेरियन सिस्टम के बारे में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम 6 देशों के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, जर्मनी एंड वन मोर, स्विट्जरलैंड। देन वी हैव डेमोक्रेटाइजेशन, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, डेवलपमेंट एंड एक्टर एंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इसका पिछले 2 से 3 सालों के अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो लार्जेस्ट वेटेज रहा है इस यूनिट का। अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, यूनाइटेड नेशंस, इससे पहले लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशन से हम यूएन तक कैसे आए। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को आपके सिलेबस में इंक्लूड करता है और आपके सिलेबस को बहुत वास्ट बना देता है, चाहे वो आसियान हो, G20 हो, G7 हो, सार्क हो, बिम्स्टेक हो, या फिर इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे अभी साइन हुआ है, सारे के सारे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस भी हमें पढ़ने हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू वन पॉइंट कि इस यूनिट के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का पर्सपेक्टिव, फॉरेन पॉलिसी क्या है, अलग अलग विचारकों ने क्या कहा है। जैसे कि हाल ही में एस जयशंकर जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 6 डेवलपमेंटल फेज बताए हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी के। तो यहां से सवाल बन सकता है, यही टॉपिक आपका इसमें कवर होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हर प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म्स किसके समय में हुए, गुजराल डॉक्ट्राइन किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट पॉलिसी, या फिर सागर पॉलिसी, महासागर पॉलिसी, ये सारे के सारे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इनिशिएटिव हैं, ये सारे आपके इस यूनिट में कवर होंगे। मेजर पावर्स जैसे रशिया, जैसे चाइना, जैसे कि यूएस, इनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमारे पड़ोसी देशों के साथ, या फिर मल्टीपोलर लेवल पे अभी जैसे ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, या फिर यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, तो वहां पे इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, इंडिया का नेबरहुड के साथ रिलेशन और स्ट्रैटेजीज नेगोशिएशन की हमारी क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इससे भी सेकेंड लार्जेस्ट वेटेज आपका है इन प्रीवियस ईयर पेपर्स। एंड लेट मी टेल यू, आपके पेपर का पैटर्न जैसे इवॉल्व हो रहा है, उस हिसाब से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि पॉलिटी, जो कि यूनिट नंबर 7 है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इससे फैक्ट बेस्ड सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये यूनिट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप भारतीय संविधान के बनने की कहानी से लेकर के संविधान सभा, संविधान के फीचर्स, संविधानवाद, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट,
या फिर जो फेडरलिज्म है भारत में, या फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, भारत में चुनाव या चुनाव आयोग कैसे होते हैं, चुनाव, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, सब कुछ पढ़ेंगे इस यूनिट में। ये एक यूनिट ऐसी है आपके सिलेबस की जो बहुत वास्ट है, और अगर आप अपने पेड बैच के प्लानर को भी देखोगे तो इस यूनिट में लगभग लगभग हमारे सामने जो है 25 लेक्चर तो है ही हैं इस यूनिट के सिर्फ। पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इसका जो आपका सिलेबस है काफी डिवाइडेड है। तो स्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, रीजनलाइजेशन, जेंडर पॉलिटिक्स, देन आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, मैंने आपसे कहा था आपका सिलेबस बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाया गया है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोक प्रशासन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पबैट का पेपर अलग भी होता है, पबैट एक अलग भी सब्जेक्ट होता है, बट पॉलिटिकल साइंस का ही एक सब पार्ट है, और इतना डेवलप हो चुका है कि इट हैज डेवलप्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो अप्रोचेस हैं, जो एवोल्यूशन है, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि टेलर का कॉन्सेप्ट, जैसे कि मेयो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जैसे कि आपका पॉट्सकॉब, लूथर गुलिक, उर्विक, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और कुछ बुक्स के भी सवाल यहाँ पे आते हैं। मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। Theories and principles of organization, organizational communication, managing the organization, managing conflict in the organization, जहां पे एमपी फॉलेट के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे इस बार हाल ही में सवाल था कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में किसने बात की, जवाब था एमपी फॉलेट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ का कॉन्सेप्ट पीटर डर्कर ने दिया है, ये भी आपको पढ़ना है। एंड द लास्ट यूनिट इज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल, अभी तक आपने जो भी पढ़ा 9 यूनिट्स में, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम सुबह उठते हैं, पंखा बंद करते हैं, बिजली का बिल हमें पब्लिक पॉलिसी के बारे में याद दिलाता है, यही है वो पब्लिक पॉलिसी। Governance and Public Policy Unit number 10 is the practical implementation of all the 9 units which you have read till now. Governance, good governance, democratic governance, सरकार की नीतियां, सरकार का रोल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, जैसे कि सीपी ग्राम्स, जैसे कि सोशल ऑडिट, जैसे कि जन सुनवाई, ये सब क्या है, कैसे सरकार पे नागरिकों का चेक स्टैब्लिश हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ग्रास रूट गवर्नेंस यानी पंचायती राज, प्लानिंग डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी से कैसे हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास ला सकते हैं, इवैल्यूएशन कैसे होता है पब्लिक पॉलिसी का, इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 10 में, राइट। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। आपने मास्टर्स परस्यू किया है पॉलिटिकल साइंस में, देन यू हैव सम ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज दिस कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे तो आपने रिसर्च करना है, रिसर्च करने के लिए यानी पीएचडी करना है, रिसर्च करने के लिए आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर देना है। यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर दोगे, अगर एक ही एग्जाम है जिसमें जेआरएफ क्लियर हो गया तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी आपको पैसा मिलेगा पढ़ाई करने का। पीएचडी के समय आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सो इट इज अ काइंड ऑफ आपका सैलरी आएगा, सैलरी तो नहीं कहेंगे हम, स्टाइपेंड कहते हैं, और आप अपना रिसर्च वर्क उससे कंडक्ट करोगे, राइट। तो अगर जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड। बट अगर जेआरएफ नहीं होता, आपका नेट हुआ है, तो नेट से आपको पीएचडी में एडमिशन तो मिल जाएगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, इंटरव्यू देना होता है चाहे नेट चाहे जेआरएफ उसके बाद यूनिवर्सिटीज का, बट आपको पैसा नहीं मिलेगा रिसर्च वर्क करने का, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो नेट करने के बाद, पीएचडी में एनरोल होने के बाद बच्चे स्टाइपेंड के लिए जेआरएफ देते हैं, और फिर उसके बाद जब आपका जेआरएफ हो जाता है तो स्टूडेंट्स विल गेट स्टाइपेंड आफ्टर दैट। या फिर अब एक और कैटेगरी आ गई है पीएचडी ओनली, जो कि 1 साल के लिए वैलिड है। प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ज्यादा इस कैटेगरी का कोई फायदा अभी तक स्टूडेंट का आया नहीं है, 6 महीने ही हुए हैं इसको इंट्रोड्यूस हुए। नेट या जेआरएफ का फायदा स्टूडेंट्स में दिखा है, बट नॉट ऑफ पीएचडी ओनली अभी तक, राइट। नाउ अगर आपने रिसर्च नहीं करना है तो क्या करना है, इफ नॉट रिसर्च, इफ नॉट रिसर्च देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स दो तरीके की होंगी, एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में
एक प्राइवेट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस में जो जॉब्स हैं वो तो आपको नेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे इंटरव्यू दे करके मिल जाएंगी, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट के पीएससीज द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कंडक्ट कराती हैं। जैसे कि जब जब भर्तियां आती हैं, जैसे कि यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है ना, वैसे ही यूपी पीएससी के बाद एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, ठीक है, हरियाणा। सो ऐसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पेपर कराती हैं, और ये जो पेपर का सिलेबस होता है ये भी मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बट नेगेटिव मार्किंग होती है कई बार यहाँ पे, जो यूजीसी नेट में नहीं होती। ये जो आपका पेपर होता है इसका सिलेबस और यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस मोर और लेस सेम है। तो जब आप, थोड़े से वेरिएशंस हैं, जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी, जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ एक एग्जाम के पीछे नहीं पड़े हो। इट मींस कि यूजीसी नेट जेआरएफ आपको क्लियर करना है, उसके साथ अगर आप सेट दोगे तो उसके लिए भी पढ़ो। सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हर राज्य कराता है, जैसे नेट केंद्र सरकार या केंद्र लेवल पे होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके साथ साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एग्जाम्स के बारे में भी सोच के पढ़ना है कि हाँ, अगर मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पेपर देना है, तो आप जिस भी स्टेट के हो उस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पीवाईक्यूज को आप देखते हुए चल रहे होगे, राइट। एंड इस एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब्स जो हैं वो मिलती हैं। या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इन जॉब्स के अलावा, रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो अलग अलग थिंक टैंक्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कहिए, डिपार्टमेंट्स कहिए, उनके जो वैकेंसीज आते हैं उन पे एक नजर रखेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपके टीचर्स से आप जुड़ेंगे, टेलीग्राम पे कनेक्टेड होंगे, जॉब वैकेंसीज के बारे में एक दूसरे को बताएंगे, तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि कहाँ कहाँ आप और अप्लाई कर सकते हो। पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ थिंक टैंक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो स्कीम्स आती हैं, अलग अलग आपके जो क्षेत्र होते हैं जहां पे वो रिसर्च स्कॉलर्स को या फिर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे होते हैं, पीएसयूज में जॉब्स के ऑफर होते हैं। तो ये जो थिंक टैंक्स और पीएसयू और पॉलिटिकल पार्टीज के जॉब्स में बता रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस के नेट और जेआरएफ के कैंडिडेट्स को ये प्रिफर करते हैं। अलग अलग जगह ये जॉब्स आते हैं जहां पे आप अप्लाई करके और आगे अपना सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, राइट। And one more thing is this कि many of my students who are from political science consider UGC NET JRF as a step और second plan। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कोई और कॉम्पिटिटिव होता है, लेट्स से सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का आपका पीएसआईआर ऑप्शनल जो है, वो पीएसआईआर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस के आपके सिलेबस से आपका एक बेस बन जाएगा उसके लिए, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पॉलिटिकल साइंस के पीएसआईआर ऑप्शनल लेकर के फिर यूजीसी नेट के बाद सिविल सर्विसेज को एम करते हैं, क्योंकि भाई जेआरएफ निकल गया तो जेआरएफ आपका 3 साल के लिए वैलिड है, तो आपने उसको साइड में रख के और फिर अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी की। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपसे कह रही थी, ये जो है ये पॉलिसी एंड गवर्नेंस में आ जाएंगी। यूएनडीपी, यूएन के जो इंडिया के इनिशिएटिव्स है वहां पे भी जॉब्स आपको देखने को मिल सकती हैं। मिनिस्ट्री के लेवल पर अलग अलग रोल्स की वैकेंसीज आती हैं, और उसके अलावा नीति आयोग, वहां पे भी पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट्स की, नेट एस्पिरेंट्स की यहाँ पे भी डिमांड होती है, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, try to understand this that NET is just a step. The journey goes into civil services, activism, policy making, or education, and you have to choose that path ahead, right? So, with this, I'll end it here. Bye, take care. Thank you so much. See you all with some more sessions and more videos. Thank you so much.